बहुत पुरानी कहावत है और संजीदा भी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। आज ओपीएस पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स अभी मौजूद हैं जिनकी कल्पना आपने अभी तक नहीं की होगी, जो संजीदगी और जिंदा दिली की एक मिलती जुलती मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ सहरावत साहब की। जी हाँ, नरेंद्र सहरावत। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ना इतना बढ़िया चैनल चलाया और वो आपको जो ना देखते हैं। और मैं असला जिला प्रधान सोनीपत नरेंद्र सहरावत। सर, हम बातचीत करेंगे ओपीएस को लेकर। जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ओपीएस है क्या। ओपीएस एक ऐसी स्कीम थी सरकार की, अब तो वो नहीं है, अब तो एनपीएस लगी हुई है, जिससे एक आदमी अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में जब अपनी सर्विस से रिटायर होता था तो उसके पास कुछ और ना भी हो उस बुढ़ापे में, तो भी उसको उसकी सैलरी का आधा 50% हिस्सा मिल जाता था ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने बच्चों को भी ठीक ठाक लाइन पर लगा सके। लेकिन आज दुर्भाग्यवश वो स्कीम नहीं है और सब कर्मचारी जो है ना उसके प्रति आंदोलन कर रहे हैं। तो जो ये ओपीएस थी, इसको ख़त्म किसने किया और इसकी जगह अगर कोई व्यवस्था बनाई गई सरकार द्वारा तो वो व्यवस्था कौन सी? देखिए, ओपीएस को ख़त्म करने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हैं और कोई एक पार्टी का नाम लेना भी गलत है। वैसे तो ये 2000 के बाद जो है ना ये स्कीम का मसौदा जो है, एनपीएस की जो स्कीम का मसौदा है, वो बीजेपी सरकार ने तैयार किया था, लेकिन लागू किया था कांग्रेस सरकार ने। ये ठीक है कि उस टाइम पर जो है ना सरकार ये सोच रही थी कि इस स्कीम से जो है ना सर्विसमैन जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको, और ये जो बेनिफिट का जो हिस्सा था वो ये सोचती थी कि ये हम ना दे करके शेयर मार्केट दे दे या कोई और कहीं से बेनिफिट आ जाए उसका, वो उसको दिया जाए। लेकिन शेयर मार्केट इतनी वोलेटाइल है, इतनी फ्लक्चुएशंस है वहाँ पर कि उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। ठीक है, उन्होंने लागू करके देखा है एक स्कीम को, लेकिन स्कीम अगर वर्क नहीं कर रही है तो जाहिर है उसको उल्टा ले लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। वो सारी चीज़ें देखने की होती हैं कि अगर आपको वो स्कीम फ़ायदा दे रही है तो हाँ, वो बिल्कुल। अगर हमसे भी गलतियां हो जाती हैं तो ठीक है, हम रिट्रीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमसे गलती हुई, कोई ना दूसरा दोबारा से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये नहीं है कि आप अपनी एडामेंट हो जाएं, सरकार इतनी एडामेंट हो जाए कि उसको जो ना अब ये अपने प्रेस्टीज इशू बना करके रख ले। दैट इज रॉन्ग। अरे आपका प्रेस्टीज इशू कई करोड़ कर्मचारियों की जिंदगी के सवाल खड़ा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। और जिस तरह से धरने प्रदर्शन अभी चल रहे हैं, व्यवस्थाएं बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है कि एनपीएस को लागू करवाया जाए, साइकिल यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो कितनी सार्थक इनको मानते हैं? अगर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर साइकिल यात्राएं नहीं करेंगे, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है खड़ी है? ये लोग जो तकलीफ है जिसके अंदर, जिन आप एक एक कर्मचारी से जाकर के मिलिएगा और उनके अंदर क्या तकलीफ है। आप जो रिटायर हुए हैं, जो कर्मचारी जिनको 500 700 रुपए मिल रहे हैं, ये साइकिल यात्रा उन सब की पीड़ा का सिंबल थी। ये कोई ऐसी नहीं है कि साइकिल यात्रा हमने सिर्फ साइकिल यात्रा ही चला दी है, हम तो वो एक उसकी पूरी पीड़ा का सिंबल है। वो सब चल रहे हैं, सब हो रहे हैं, और अगर वो सार्थक नहीं होती है क्या? इतने किलोमीटर वो चला है एक आदमी और उसके साथ कितने लोग और चले हैं और हर जिले में कितने लोग उसको मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल वो सार्थक थी बल्कि वो बहुत कामयाब रही है। वो एक मैसेज कन्वे कर दिया उसने सरकार को कि ये वहां से इससे कम में समझौता नहीं होगा। सर, क्या लगता है अगर ओपीएस को दोबारा से सरकार लागू करती है तो प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त बोझ जिसे हम कहेंगे वो कितना पड़ेगा? प्रदेश सरकार पर अगर हम आज को देखेंगे तो वो 5.5 से 6% बजट का उनका पड़ेगा। और लेकिन
इसको हम ऐसे देख नहीं सकते कि 5.5 या 6%, 5.5 या 6% इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और सरकार इस इतनी सी बात के ऊपर एडामेंट है, ये गलत है, उसको होना भी नहीं चाहिए। जो क्योंकि पिछले कुछ समय से तो वो दे ही नहीं रही है, जो भर्ती कर रहे हैं उन लोगों को तो आज से 2034-2035 के बाद मिलनी शुरू होगी पेंशन। और अगर उनको 2034 और 2035 में मिलनी शुरू होगी तो इस बीच में जो पैसा है वो तो सरकार के पास ही रहने वाला है। जो 14% हमें मिल रहा है उसका, तो वो वहां जाकर के कोई ज्यादा इतनी बड़ी डील नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और वहां पर भी लास्ट में जब रेवेन्यू भी बढ़ता है सरकार का, उस टाइम 2034 और 35 में भी 5.5 से और 6% के बीच में ही रहना है। ये जो बोझ है वो इससे ज्यादा नहीं रहेगा। सर, ओपीएस में स्वास्थ्य लाभ भी दिया जाता था जी, तो कैसे प्रावधान थे स्वास्थ्य लाभ की? अगर हम बात करें तो क्या प्रक्रिया उसकी थी? बिल्कुल, एक पूरे परिवार को जो है ना उस ओपीएस के अंदर जो ना, एक आदमी भले ही रिटायर हो जाए, लेकिन सपोज करते हैं किसी को कैंसर हो जाए, भगवान ना करे हो किसी को, पर लेकिन अगर हो भी जाए, अगर बीमारी है आ भी जाए, तो क्या वो व्यक्ति इतना खर्च वहन कर सकता है जो उस पेंशन में भी नहीं कर सकता वो? तो सरकार उसको जो ना ये बेनिफिट साथ में दिया करती थी कि वो कर सकता था। आज भी अब ऐसा नहीं है कि इस जॉब के अंदर भी वो बेनिफिट है, हम आज भी जो है ना करवा सकते हैं। अभी एनपीएस, क्योंकि एनपीएस अभी बहुत दूर है, बाकी जितने प्रॉफिट हैं, जितने भी भत्ते हैं और वो अभी हमें मिले हुए हैं, अभी यूं के यूं है हमारे पास। सर रावत साहब, बात करते हैं ओपीएस और एनपीएस के अंतर की, तो जो विविधताएं हैं वो कौन सी? विविधताएं तो ये हैं, अगर एनपीएस लागू रह गई तो आने वाला समय कर्मचारी के लिए बहुत दुखदाई होने वाला है, और संभवतः वो इतना दुखदाई होने वाला है कि सरकार जिस माँ बाप की रक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाने के दावे कर रही है, वे सब दावे वहां गली में पड़े हुए मिलेंगे। मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। बिल्कुल, एक सोशल ऑर्डर के ऊपर जाकर के लात लगने वाली है। एनपीएस बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है। ओपीएस से एक बुजुर्ग व्यक्ति की घर में रेस्पेक्ट रहती है, सब उसको इज्जत की नजर से देखते हैं। हमारे फादर हैं, वो भी पेंशन ले रहे हैं, वो हम मतलब उनको अपने, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अपनी अर्निंग पर बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस रहता, बड़ा उनको ये रहता है यार गर्व है मुझे, ठीक है ना। तो वो सम्मान उस व्यक्ति का जो है अपनी नज़र में वो बाकी रह जाएगा, और हमारा ये नहीं रहने वाला है। ये मैं आज और अभी बता रहा हूँ कि हमारा ये सम्मान जब बाद में जो आज उन लोगों का जो आज पेंशन ले रहे हैं वो हमारे अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो होगा ही नहीं ना। तो जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होके घर बैठ जाता है और सरकार उसको पेंशन रूप में पैसा देती है, तो एक तरह से वो सम्मान भत्ता होता है उस कर्मचारी का। बिल्कुल, जो पूरी जिंदगी अपनी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सर, विजेंद्र धारीवाल के प्रयासों को कहाँ देखते हैं? बहुत शानदार प्रयास हैं उसके, और बहुत जुझारू व्यक्ति है, बहुत कर्मठ है वो, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से उसने काम कर रखा है और किया है अब तक, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि वो हटने वाला है। बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर चल रहा है, और लोग भी उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसके प्रयासों को बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ही क्यों, बल्कि आज शायद ही देश में कोई कर्मचारी ऐसा हो जो एनपीएस का शिकार है और वो उसकी प्रशंसा ना कर रहा हो, सभी कर। सर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हैं 2024 में होने वाले हैं, बिल्कुल जी हमारे सर पर हैं जी। तो जिस तरह से एमएलए एमपी या नेताओं की हम बातचीत करते हैं, पेंशन भोगी जो हैं वो सरकार से फायदा लेते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे धीरे धीरे वंचित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो रवि जी, ये जो तर्क है कि एमएलए पेंशन ले रहे हैं और हमारी हटा रहे हैं, मुझे लगता है ये तर्क ही गलत है, इसकी आधारशिला ही गलत है इस तर्क की। आप मुझे इतना समझाइए, इतना बताइए कि आप तो चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब सर्विस दे रहे हैं लोगों को न्यूज़ की, लेकिन आप सर्विस दे रहे हैं, क्या आप जनता से अधिकार के रूप में पैसे मांग सकते हैं? नहीं,
नहीं मांग सकते आप। लेकिन अगर जनता ये कहे कि प्लीज आप हमें सर्विस प्रोवाइड करो, तब आप जनता से मांग सकते हैं। बिल्कुल, वो हक हो जाता, वो हक हो जाता आपका, ठीक है ना। हम एमएलएज के लिए कोई सर्विस, कोई जो भर्तियां नहीं खुलती हैं, एमपीज के लिए कोई भर्तियां नहीं खुल रही हैं कि वो आए और भर्ती होकर के चले जाएं, ठीक है कि नहीं, और उनको जो ना पेंशन दी जाए। हमारे लिए भर्तियां खुलती हैं, हमारे से सरकार सर्विस मांगती है और हम सरकार को सर्विस करते हैं, और 1-2 दिन नहीं करते। जस्ट इमेजिन, आज कितने साल का बच्चा पढ़ने लगता है? 3 या 4 साल का। कितने साल तक पढ़ता है? अगर औसतन हम उम्र देखें कि उसको किस साल में नौकरी मिल रही, 30 में, तो 27 साल उसने अपनी जिंदगी के खो दिए। माँ बाप की सारी कमाई उसने सारी यहां लगा दी है, और आने वाले 30 साल वो और नौकरी करने वाला, वो भी सरकार के लिए ही करने वाला है। भाई किस एमएलए, कौन एमएलए अपनी पहले जिंदगी की अपने माँ बाप की कमाई जो ना 27 साल की लगाता है एक काम के लिए? कोई नहीं करता। और एमएलए तो कह रहा है मैं तो सर्विस देने आया हूं, मैं तो देश की सेवा करने आया हूं। भाई सरकार हमसे सेवा मांग रही है और उसके बदले आप हमें वो चीज दे रहे हैं, वो हमारा राइट बनता है। एमएलए का कोई, और एमएलए और एमपी की कभी हुआ भी नहीं करती। ये तो इनको तो जो किराया भत्ता था वो भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ कहने के बाद दिया गया था। ये तो जबरदस्त, ये तो क्योंकि कानून बनाने वाले भी खुद है तो अपनी मर्जी से अपना जो भी क्रिएट कर लेते हैं। हमारा अधिकार है, उनका कोई अधिकार नहीं है। अब मान के चलो जब उनका अधिकार नहीं है, कल को सरकार का कोई भी मौजूद आदमी जो प्रधानमंत्री बना बैठा है, मुख्यमंत्री बना बैठा है, वो एक झटके में ये बात कह करके दूर हो जाएगा कि ठीक है भाई आज से सभी एमएलए एमपी की जो ना पेंशन खत्म और तुम्हारी भी खत्म। ये कौन सा तर्क हुआ भाई कि उनकी भी खत्म और हमारी खत्म? हमारी खत्म नहीं हो सकती, उनकी 14 बार हो, हमारी कैसे होगी खत्म? सर एक सीधा सवाल और करते हैं, अब की बार 2024 के विधानसभा या लोकसभा चुनाव जी, जो शिक्षक वर्ग है या दूसरे वर्ग हैं, रोडवेज से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, कोई और, तो किसे वोट देना चाहेंगे? उसको जो एनपीएस को हटाएगा और ओपीएस को लाएगा। तो क्या ये संभव है? क्यों नहीं है? और अभी तो सब कुछ हाथ में है, सीएम साहब के है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, सब कुछ है उनके हाथ में ही है। वे चाहे तो अभी जो ना लागू करके और बात ही खत्म कर दें, ठीक है। शिक्षक वर्ग जो है, वर्ग बहुत परेशान है। आप इस कर्मचारी वर्ग को समझिए एक बार, इनकी परेशानी बहुत अंदर तक है। इनकी चिंताएं जो ना, वो जितने ये काम कर रहे हैं उससे कहीं बड़ी चिंता तो ये लेकर के जाते हैं कि यार जिंदगी में आखिर में तो कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक है, तब उस केस में वो आदमी काम कैसे करिएगा जबकि वो उसका राइट था थोड़े दिन पहले और सडनली उसका राइट उससे छीन लिया गया। तो वो एजिटेट नहीं करेगा। उर्दू का एक शेर है कि धीरे धीरे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम जरा जोर से सुनता है शोर मचा। भाई शोर मचाना पड़ेगा, और करें क्या बताओ आप? ठीक है, ये हाकिम ऊंचा सुनता है, भाई करें क्या बताओ? सरकारें हमेशा कर्मचारियों को दबाने का प्रयास करती हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा सरकार नहीं कर पाती। तो ऐसे में अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो कर्मचारी वर्ग को कौन सा फैसला लेना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? सरकार से अगर मिलके चले तो दबाव में काम करना पड़ेगा, और सरकार को वो किसी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं। आप ये भी समझिए एक थोड़ा सा ये चीज कि कर्मचारी भी सरकार ही है, इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी, ठीक है ना, वो सरकार ही है। वो बल्कि ये सरकार के अंदर एक द्वंद्व पैदा हो गया है, और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे द्वंद्व पैदा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज पूरा ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल, पूरा हम भी तो सरकार ही हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं। छोटे पुर्जे हैं, कोई कैसा पुर्जा काम कर रहा है, कोई कैसा पुर्जा काम कर रहा है, लेकिन हैं हम भी वो भी। ठीक है ना, सरकार हमें दबाव में डाल करके एक तरह से खुद को दबाव में डालने लग रही है। अगर हमें दबाव में नहीं डालती तो कौन एजिटेट करता? तो सरकार के ऊपर ये ब्लेम ही नहीं आता, तो सरकार अपने ढंग से अपना काम कर लेती। तो एक दूसरी बात ये भी है कि जो सरकार में जो लोग आते हैं वे बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई पढ़ करके, बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई करके वो यहां तक पहुंचते हैं। आर्गुमेंट वो भी देते हैं, आर्गुमेंट सरकार भी देती है, लेकिन अब तक
एनपीएस के पक्ष में जो दिया गया एक भी आर्गुमेंट सरकार के द्वारा मुझे नहीं लगा कि वो कहीं पर भी स्टैंड करता है, बजाय उन लोगों की परेशानी के। जो भी लोग परेशान हैं, जितने कर्मचारी वर्ग परेशान है, उसकी मैं तो नहीं करता वो। दैट्स ऑल। सर छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, जैसे विपक्षी पार्टियां हैं जी, अगर आज ऐलान कर देती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाएगा, लेकिन ऐसी घोषणाएं तो पहले भी होती रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये फला चीज आपको दे दी जाएगी, उन पर कितना भरोसा करते हैं? ये सवाल थोड़ा सा दूर से भी जुड़ा हुआ है। आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो अपोजिशन है या कोई और भी पार्टी, कोई अपोजिशन के बाहर से भी कोई पार्टी आकर के कह देती है कि यस हम ऐसा करेंगे, कर भी देंगे, शायद वो स्टेट लेवल पर, क्योंकि अब वो सेंटर में तो वो है नहीं, तो स्टेट लेवल पर वो कर भी सकती हैं, एक फैसला ले लेती हैं वो, और लोगों को उसको तसल्ली भी हो जाती है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है। अभी आप राजस्थान की बात ले लीजिए, राजस्थान ने एक फैसला लिया, बहुत अच्छा, वी अप्रिशिएट, ठीक है भाई, कोई भी सरकार है और कर्मचारियों के हक में उसने बात की है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार से 38,000 करोड़ रुपया मांग रहा है, जो उसके एनपीएस में जमा है। अगर वो 38,000 करोड़ रुपया आज अगर राजस्थान को मिलता है, तो राजस्थान, जाहिर है राजस्थान की सरकार, प्रदेश सरकार नए वेंचर्स लगाएगी, उनसे उसकी सरकार के जो है ना इनकम क्रिएट होगी, और उससे वे भत्ते जो कर्मचारियों को दिए जाने वो भी दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं केंद्र सरकार को एक कदम इस बारे में जरूर उठाना चाहिए। केंद्र सरकार भी हमारे लिए सरकार है और विपक्ष की सरकार भी हमारे लिए सरकार ही है, इससे ज्यादा हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। मैं केवल शिक्षक वर्ग को ही नहीं, सभी कर्मचारियों को और सभी सारे कर्मचारी वर्ग को जो ना एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड यू स्टैंड। अगर आप इकट्ठे हैं तो आपको कुछ मिलने की उम्मीद भी है। अगर आप इकट्ठे नहीं रहे और अगर आप भारी संख्या में हर बार नहीं जुड़े, तो संभव तो जो चीज़ की आप आज उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद सिर्फ उम्मीद बन के ही ना रह जाए। इतनी बात मैं कह रहा हूँ।